हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट लेसन। आज हम मेनली करेंगे डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेंगे। मेन बड़ा सवाल एक वही बचता है, बाकी थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको और बताऊंगा। और इसके बाद जो लेसन हम शुरू करेंगे, वो चैप्टर जो शुरू करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करता है, कितनी एनर्जी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एमिशन या एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कितना होता है, वो करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेसन। आज हम करेंगे डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, नीचे ईमेल चल रहे हैं, वहाँ पर आप अपना डाउट भेजो, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी नेक्स्ट लेसन लगता है तो आपका डाउट जरूर सॉल्व होगा। तो शुरू करें आज का लेसन। हाँ, तो आज का लेसन शुरू करें इससे पहले मैं एक थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। पिछले लेसन्स को देख के और आयुष ने सवाल किया था कि जे की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, एच की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की सही वैल्यू क्या होती है, ये सवाल मेरे से पूछा था। तो एच की सही वैल्यू तो आपके सामने जो ये लिखी हुई है ना, ये होती है एच इक्वल 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और हम ज़्यादातर इसकी जगह सिर्फ 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड यूज कर रहे थे। तो सही वैल्यू तो वास्तव में यही है। और अगर सवाल में दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखी है, फिर तो हमें वो यूज करनी है। जैसे मान लो ये दे दी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, तो भी ठीक है, ये यूज कर लेंगे हम। और अगर एच की वैल्यू ये दे दी 6.626 को 6.63 इंटू 10⁻⁻34 भी कह सकते हैं, ये जूल इंटू सेकेंड। तो क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट है और ऑप्शंस काफी क्लोज है, तो इसी से सॉल्व होंगे। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, इसी से यूज होंगे, सॉल्व होंगे। एनसीईआरटी की बुक में भी यही वैल्यू है और राजस्थान बोर्ड की बुक में भी यही वैल्यू है। हाँ, ज्यादातर रफली जब सवाल सॉल्व करते हैं तो इससे होते हैं, या ऑप्शंस में ज्यादा डिफरेंस होता है तो इससे काम चल जाता है। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, तो ये भी यूज कर लेंगे इस तरह से। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे आयुष ने ये सवाल क्रिएट किया, वैसे आप भी कर सकते हो। आपकी भी कोई दिक्कत है, डाउट है, तो जरूर पूछना चाहिए। अब चलो, जब इसके बारे में बात हुई है तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, मैं पेन की टिप को थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। हाँ, ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कोई सरफेस है, उस सरफेस पर एनर्जी का फोटोन जो आके पड़ा है, उस फोटोन की एनर्जी है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सवाल ये है कि बताओ उस सरफेस का वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन को फाई कह सकते हैं, W0 भी कह सकते हैं। फाई वर्क फंक्शन क्या है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ रहा है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है वो पूछा है। और उस सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति क्या है, उस सरफेस के लिए दहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, और उस सरफेस के लिए मतलब उस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल, अवरोधी विभव, बैरियर पोटेंशियल क्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और क्लियर करने के काम आ सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में क्या है कि आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी, आइंस्टीन इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
उनमें बेसिक इक्वेशन यही है ना कि ये है फोटोन की टोटल एनर्जी E, ये इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन उसको दो तरह से यूज करता है, दो तरह से यूज करता है, तो एज वर्क फंक्शन, और जो बाकी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हमें ये एनर्जी दे रखी है फोटोन की और काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, तो वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होगा कि टोटल एनर्जी इतनी थी E, जिसमें से ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो बाकी बचा क्या, बाकी बचा 5.6 माइनस 3.6, बोले तो 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है उस सरफेस के लिए वर्क फंक्शन। इसे अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 2.0 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻34, ये अब जूल में कन्वर्ट हो गया। जैसी जरूरत होगी वैसा ही हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल में पूछा है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन तो हो गया, एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागा है उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है भाई, क्योंकि हाफ mv² इक्वल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो दिस फॉर्मूला इंप्लाइज दैट, इस फॉर्मूले से क्या रिजल्ट निकल सकता है कि क्या होगा 2 इंटू ke अपॉन m, ये होगी उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी ये होगी। इस फॉर्मूले से हम स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए वो अभी जो हमने फार्मूला देखा है उस फार्मूले का यूज करें, तो उस फार्मूले का यूज करें, तो ऊपर है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी 3.6, यस 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसको जूल बनाना जरूरी होगा, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कर दिया, एंड अपॉन क्या मास, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ये आएगी। आप इसे अच्छी तरह से सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, जरूर करनी चाहिए। फिर इसी में पूछा है वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन क्या होगा, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति पूछा है। तो देखो वर्क फंक्शन जो होता है फाई या डब्ल्यू नेट नोट वो होता है एच न्यू नोट, ठीक है, एच न्यू नोट होता है, तो देयरफॉर न्यू नोट क्या हो गया, न्यू नोट हो गया फाई अपॉन एच, फाई अपॉन एच। फाई अभी अभी हमने निकाला है वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया जूल में, और जो एच की वैल्यू होती है वो 6.626 एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 10⁻⁻34, तो ये हो गई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज कहें या वाइब्रेशन पर सेकंड, कंपन प्रति सेकंड कह सकते हैं। इससे उस फोटोन की जो वो सरफेस है उस सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ऊपर क्या हो गया 3.2, और 3.2 को 6.626 से डिवाइड करेंगे तो अबाउट 3.2 का डबल ही है ना, नीचे अबाउट डबल है, तो अबाउट 0.5 आना चाहिए, लेकिन नीचे डबल से थोड़ा ज्यादा है तो 0.5 से थोड़ा कम आ जाएगा, मतलब 0.48 ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड 10 की पावर -34 ऊपर जाके +34 हो जाएगा, तो 15 हर्ट्ज अबाउट ये। वैसे पॉइंट को यहां से यहां लाएंगे तो 10 की पावर 14 हो जाएगा, है ना, मतलब तब हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है बताओ सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ। तो देखो क्योंकि 9th क्लास में पढ़ते थे V = n लैम्डा, तो उसी तरह से C = न्यू लैम्डा, C = न्यू लैम्डा हो गया, और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा C अपॉन न्यू। हमें लैम्डा नोट पूछा है तो यहाँ न्यू नोट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो C यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम या एयर में, तो 3 इंटू 10⁸ फिक्स वैल्यू है इसकी, तो एंड न्यू नोट जो अभी भी निकाला है ये रहा। मैं कह रहा हूँ ये यूज करने के बजाय हमें ये यूज करना चाहिए पूरा ऐसे कैसे, ये न्यू नोट की जगह क्या 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो
और ये जो नीचे है ना, ये एच की वैल्यू, ये चली जाएगी ऊपर, इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो ये मीटर में वेवलेंथ आएगी, मीटर में आएगी। फिर इसे एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात इसमें और पूछी थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो Vs है, तो E इंटू Vs ये है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। तो इससे दिस फॉर्मूला इंप्लाइज दैट Vs इज इक्वल टू KE अपॉन E। यहाँ KE जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। तो E से E कैंसिल हो गया और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 3.6 वोल्ट, ये भी आंसर हो गया। तो इस तरह से एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले ये थोड़ा सा ये एक्सरसाइज करते हैं। देखो ये एक सवाल करके देखते हैं। इसमें ये जो नीचे ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये है निकल क्रिस्टल है, निकल है। ये निकल में इस तरह से लेयर होती है, ये नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, इस तरह से और लेयर्स भी होंगी, सारी लेयर्स होंगी। और लेयर्स के बीच जो डिस्टेंस है ना, परतों के बीच जो डिस्टेंस है वो है ये d, इसे ज्यादातर स्मॉल d कहा जाता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच जो दूरी है, एटम्स के बीच जो दूरी है, एटम टू एटम डिस्टेंस, वो है ये कैपिटल D। ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि इधर से इलेक्ट्रॉन बीम आके टकराई, वैसे ही जो ब्रैग डिफ्रैक्शन है, ब्रैग विवर्तन, वो वेव्स के लिए होता है, खास रूप से वेव्स के लिए होता है। तो डेविसन-जर्मर के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, डेविसन-जर्मर के एक्सपेरिमेंट में यह हुआ है कि जो डी ब्रोगली ने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले से दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन का मैटर वेवलेंथ निकाल लिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लिया, और उसी के लिए ब्रैग डिफ्रैक्शन अप्लाई करके, और ब्रैग डिफ्रैक्शन का जो फार्मूला है उस फार्मूले से भी निकाल लिया। ब्रैग डिफ्रैक्शन के फार्मूले से ये बनता है, ब्रैग डिफ्रैक्शन के फार्मूले से ये बन रहा है, ये फार्मूला क्यों बना, कैसे बना, ये हमारे कोर्स में नहीं है। वैसे एनसीईआरटी में इसका यूज भी कोर्स में नहीं है, ये समझा रहे हैं आपको, समझ में आता है। तो डेविसन-जर्मर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो अरेंजमेंट जो करना होता है वो तो इस तरह से करना होता है, लेकिन वो बात की बात है। पहले हम बेसिक चीज समझते हैं कि देखो ये देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे ऐसे आ रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन का एक किरण पुंज आ रहा है, इस निकल टारगेट से टकराएगा, टकरा के इस तरह से स्कैटर होता है, विकिरित होता है, विकिरण इसका क्या होता है, विचरण होता है, इसे विवर्तन, ब्रैग विवर्तन भी इसी को बोलते हैं। इस तरह से ये स्कैटर होते हैं, प्रकीर्णन होता है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज हो रहा है वो कैसे बनाए पहले वो बता देते हैं। तो ऐसे हुआ कि ये निकल की सरफेस है, निकल की सरफेस है, ये निकल की सरफेस है, ठीक है, ये वाली निकल की सरफेस है। यहां से इलेक्ट्रॉन बीम यानी इलेक्ट्रॉनों का किरण पुंज आ रहा है इस तरह से, और इस तरह से सरफेस पे आके टकराता है। तो इस तरह से ये जो है ये निकल के एटम से टकरा के इस तरह से मतलब विवर्तित होता है या प्रकीर्णित होता है, स्कैटर्ड होता है या डिफ्रैक्टेड होता है, मान लेते हैं एक बार। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन बीम आके यहां से स्कैटर हो। अब क्या है कि वैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि ये जो बीम है ये रे एक तरह से रे यहां आके टकरा गई, और दूसरी रे यहां आके इधर किसी एटम से टकराई, यहां से टकरा के ऐसे लौटी, और दोनों लौट के वहां जाके कहीं ना कहीं मिलेगी तो जैसे इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है ना, उसी तरह से जब फेज क्या हो, पथ डिफरेंस जब n लैम्डा के इक्वल होगा तो CI होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब हाफ लैम्डा के इक्वल होगा, हाफ लैम्डा के मल्टीपल होगा तो DI होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इस तरह से। तो ये
और कुछ लोग यहाँ से करते हैं, दो तरफ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से चल के ये जो रे जा रही है इलेक्ट्रॉन बीम और ये जा रही है इलेक्ट्रॉन बीम, दोनों जाके कहीं मिलेगी, सुपर इम्पोज होगी, इनका अध्यारोपण होगा, तो वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी, इनकी मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर जहां बढ़ेगी एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम बढ़ेगी, वो हमें देखना होगा। वो सीआई की तरह होगा, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण, वैसे होगा। तो एक रे यहां से चली है, एक यहां से चली है, इन दोनों में पथ डिफरेंस क्या होगा? तो पथ डिफरेंस के लिए यहां से इस जगह से हमें ऐसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा 90 डिग्री। अब ये बता रहा है कि ये पथ डिफरेंस कितना होगा। तो वो पथ डिफरेंस जो है वो इस तरह से निकाला जाता है 2d sin थीटा। 2d sin थीटा व्हाट इज डी? डी है दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि लेयर वाला फॉर्मूला लेते हैं ना, यहां से आके यहां से ऐसे, और एक यहां से ऐसे गई और एक यहां से ऐसे गई, तो भी यहां से दोनों वेव में जो डिफरेंस होता है, देखो ये डिफरेंस इस तरह भी लेते हैं, ऐसे करके ऐसे भी लेते हैं। फिर इस फार्मूले का डेरिवेशन हमारे कोर्स की बात नहीं है, तो इसलिए हम इसमें टाइम खराब न करें। तो इस तरह से फार्मूला यूज होता है। तो वापस साफ कर दूं एक बार, ज्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, अब वापस शुरू करें। तो इस तरह से ब्रेक डिफ्रेक्शन होता है। और ये जो एंगल हम देख रहे हैं ना, ये जो एंगल है कि यहां से रे ऑफ लाइट आई, ऐसे 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 आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, तो इस एंगल को कहते हैं फाई, प्रकीर्णन कोण, एंगल ऑफ स्कैटरिंग कह सकते हैं इसको, ये एक बात है, ये फाई कह दो, फाई कह दो। और ये जो थीटा एंगल है, ये हमारे फार्मूले में यूज होगा, थीटा। तो ये थीटा कहां से आएगा? इस तरह से देखो, पूरा एंगल फाई है पूरा, और ये एक तरह से नॉर्मल की तरह हो गया, नॉर्मल जैसे अभिलंब होता है ना, वैसे ये इधर वाला कितना हो गया? पाई/2 हो गया, पाई/2 हो गया। तो थीटा हो गया 90 प्लस पाई/2, थीटा हो गया 90 प्लस 5/2, 90 माइनस 5/2, सॉरी माइनस होगा, माइनस 90 में से 5/2 इधर वाला माइनस करते दिया जाएगा। ये जो थीटा है ना, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस, एक तरह से संस्पर्श कोण कह सकते हैं, एंगल ऑफ ग्लांस, संस्पर्श कोण। ये थीटा ही इस फार्मूले में यूज होता है। हाँ, फाई का भी फार्मूला होता है, ये फाई यूज करके भी यूज करते, ये फाई आधा, ये जो फाई ना पूरा, ये फाई यूज करके भी फार्मूला यूज करते हैं, तब ये डी यूज करते हैं। लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें एक फार्मूला याद रखना है बस, कि 2d sin थीटा इक्वल n लैम्डा। ये क्या होगा? ये होगा यहां से जो वेव जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है वो, और यहां से जो जा रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन बीम में पथ डिफरेंस हो गया। पथ डिफरेंस मतलब किसको ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी, किसको कम दूरी कवर करनी पड़ेगी, वो पथ डिफरेंस हो गया एक तरह से। तो वो पथ डिफरेंस ये है। अब जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डिवाइसेस हमारे पास है, क्या क्या अरेंजमेंट की गई है, देखो। एक तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गन, गन मतलब बंदूक, इलेक्ट्रॉन गन यानी इलेक्ट्रॉन फेंकने वाली गन है ये। इसमें क्या जुगाड़ होता है? इसमें एक तो होता है ये फिलामेंट, जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है ना, कि इसके अंदर देखो, यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो ये फिलामेंट गर्म हो जाएगा, गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होकर ये इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन फेंकना शुरू कर देगा। उसे कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन, थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं उसको, थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं उसको। ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को हीटर भी कह सकते हैं, कई बुक्स में इसको हीटर कहते हैं, हीटर, क्योंकि इसका काम है हीट करना, और हीट होने से ये इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देगा। ताप के कारण, हीट के कारण इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। तो फिलामेंट कहो या हीटर कहो, एक ही बात है। ये इलेक्ट्रॉन गन की बात बता रहे हैं हम, ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक ये सारा इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉनों को फेंकेगा ये। तो फिलामेंट ज्यादातर टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन से अगर इलेक्ट्रॉन थर्मोआयनिक एमिशन करना है, तापायनिक उत्सर्जन करना है, मतलब गर्म करके टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन फेंकवाने हैं, निकलाने हैं, तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि टंगस्टन का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि इस फिलामेंट को सिर्फ हीटर के रूप में यूज करते हैं, और इसके पास में एक प्लेट और रख देते हैं। देखो ये सी दिखाई दे रहा है ना, सी, ये एक प्लेट और है। ये कोई ऐसे मटेरियल की बनी हुई है जिसका वर्क फंक्शन काफी कम होता है, जैसे सीजियम ऑक्साइड या ऐसी कोई लेप की हुई प्लेट होती है,
जो थोड़ा गर्म होके ही इलेक्ट्रॉन फेंकने लग जाती है, थोड़ा गर्म होके ही इलेक्ट्रॉन फेंकने लग जाती है। तो देखो यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी इस फिलामेंट के अंदर, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एसी हो चाहे डीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसी या डीसी मतलब अल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट कोई भी हो, क्योंकि यहां तो गर्म करना है। हीटिंग इफेक्ट तो एसी और डीसी दोनों का एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो यहां मेन पर्पज है गर्म करने का, तो गर्म करने के लिए चाहे एसी या डीसी इसके अंदर फ्लो करो, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू करंट की होनी चाहिए, करंट की वैल्यू चेंज ना हो बार बार, एक फिक्स वैल्यू की करंट इसके अंदर फ्लो होती रहे, तो ये लगातार एक फिक्स टेम्परेचर बना रहेगा। इस फिलामेंट की गर्मी के कारण इसके पास जो ये कैथोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट गर्म हो जाती है और गर्म होकर ये इलेक्ट्रॉन फेंकना शुरू कर देती है। वो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, बस बात सीधी सी है। अब आगे क्या है, आगे क्या है, आगे ये है एनोड। ये एनोड जो है एक्चुअली एनोड इस तरह का होगा, एक्चुअली एनोड इस तरह का होगा, तो मैंने समझने के लिए थोड़ा तो इजी बनाया है। एक्चुअली एनोड इस तरह का होगा, इस तरह से एक प्लेट होगी और उस प्लेट के बीच में एक छेद होगा, छेद, बाकी पूरा बंद होगा, बाकी पूरा कवर्ड होगा, ढका हुआ होगा। ये एनोड होगा, इसे बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे, देखो ये देखो बैटरी के प्लस से जोड़ दिया इसको, यहां से ऑन करेंगे, इसको बिंदी लगाएंगे, डॉट लगाएंगे तो ये ऑन हो गया, तो एनोड ऑन हो गया, मतलब एनोड प्लस हो गया। तो प्लस होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं वो एनोड की तरफ भागेंगे, ऐसे सीधे सीधे ऐसे एनोड की तरफ भागेंगे, ऐसे ऐसे एनोड की तरफ भागेंगे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, ये डीसी है, यहां तो डीसी ही चाहिए, मतलब डायरेक्ट करंट ही चाहिए। यहाँ हीटर में तो एसी डीसी कुछ भी चलेगा, ठीक है, यहाँ डीसी है। और वो जो कैथोड प्लेट जिसको मैंने कहा था, वो प्लेट जो इलेक्ट्रॉन निकालेगी गर्म होके, उसको इस बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, बैटरी के माइनस से जोड़ दिया और एनोड को प्लस से जोड़ दिया। अब क्या है कि इस रियोस्टेट की सहायता से, ये रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट की सहायता से एनोड पर जब वोल्ट बढ़ाएंगे, एनोड पर जब वोल्ट बढ़ाएंगे, एनोड पर वोल्ट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे, ज्यादा एनर्जी से कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। और आकर क्या होगा, आकर ये तो बीच में छेद है ना, सुराख, इस छेद में से निकलेंगे, मतलब बाकी सारे तो स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, इस छेद की सीध में जो आ रहे हैं वो यहां से पार निकलेंगे, पार निकलेंगे, पार निकलेंगे, ऐसे यहां से, मतलब कैथोड जो था उस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे 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 आ रहे हैं और सिर्फ इस छेद में से बाहर निकलेंगे। तो एक पतली रे बीम, इलेक्ट्रॉनों का एक पतली बीम, पतला किरण पुंज हमें मिलेगा। नया समझ में आए तो बताना, मैं दोबारा भी कोशिश करूंगा समझाने की। एक बार इसको साफ करके और वापस देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन का काम है इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉनों को निकालना, इलेक्ट्रॉन एमिट करना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना, ये काम है इलेक्ट्रॉन गन का, ठीक है ना। तो ये बात हमने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में कर ली। भाई इस फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, फिलामेंट भी गर्म होगा और उसके पास रखी हुई कैथोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट ये भी गर्म होगी, गर्म होकर ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। उन इलेक्ट्रॉनों को एनोड के ऊपर हाई वोल्ट लगाकर उनको अट्रैक्ट किया जाएगा, तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे, जितना ज्यादा वोल्ट लगाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी से भागेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। कितना वोल्ट लगाया है वो वोल्ट हम नोट कर लेंगे, कितना वोल्ट लगाया है कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड एनोड के बीच में कितना वोल्ट लगाया वो वोल्ट हम नोट कर लेंगे, वो एनोड वोल्ट कहलाएगा। एनोड वोल्ट नोट कर लिया, एनोड वोल्ट नोट करके और जो डी ब्रोगली फार्मूला था उस फार्मूले से इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, इस फार्मूले से उन इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लेंगे, द्रव्य तरंग दैर्ध्य निकाल लेंगे। और फिर क्या होना है, देखो डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन बताई थी प्रूव करना है कि वो सही है क्या, या यूं उसका तुक्का गलत था। ये जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, या जो ये ब्रैग स्कैटरिंग होता है, ब्रैग विवर्तन, ब्रैग विवर्तन जो होता है मेनली वेव्स का होता है, लाइट वेव्स का या रेडिएशन का होता है, उन्हीं के लिए बनाया हुआ था ब्रैग डिफ्रैक्शन। और उसी ब्रैग डिफ्रैक्शन को डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉनों के लिए अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉनों के लिए अप्लाई किया और देखा कि इस फार्मूले से भी वेवलेंथ करीब करीब उतनी आती है जितनी
डी ब्रोगली वाले फार्मूले से आ रही थी। इसका मतलब डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी, कल्पना की थी कि हर एक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, हर एक पार्टिकल से वेव्स रिलेटेड होती है, वो वेव्स वाली बात ट्रू हो जाएगी। ये अब अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको कई बार देखना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई। इलेक्ट्रॉन गन से किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस तरह से उनको एक्सीलरेट किया जाएगा, उनका त्वरित किया जाएगा, त्वरित एनोड पर पोटेंशियल लगा के त्वरित किया जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बारीक बीम, पतली रे बीम में बन के यहाँ से कन्वर्ट होके पतली किरण के रूप में यहाँ आएंगे। यहाँ एक फिट किया होगा निकल का टारगेट, निकल का टारगेट फिट किया होता है। उस निकल टारगेट से वो टकरा के और इस तरह से प्रकीर्णित होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। और क्योंकि वो आके टकराते हैं तो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। तो उस ऊर्जा को लेकर के ये निकल टारगेट गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि पिघल सकता है। तो इसको कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये यहाँ से ऑयल इसके अंदर पास करते हैं, ऑयल इसके अंदर पास करते हैं, ठंडा ऑयल पास करते हैं। तो इधर से गर्म होकर गर्मी लेके बाहर होकर निकलता है, ये ऑयल पास करते हैं, ठीक है। तो ये इसको गर्म रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए है, ताकि बहुत ज्यादा गर्म होकर मेल्ट नहीं हो जाए। अब निकल का टारगेट क्यों लिया है? क्योंकि निकल में जो डिस्टेंस होती है लेयर्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो करीब होती है 1.828 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 1.828 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन का 60 वोल्ट से एक्सेलरेट होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो भी करीब 1.7 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। यानी कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब डी ब्रोगली फार्मूले से करीब 50-60 वोल्ट से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है उसका वेवलेंथ 1.7 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। और निकल का जो क्रिस्टल है उसमें जो मॉलिक्यूल के बीच, जो एटम के बीच डिस्टेंस है वो भी करीब इतनी होती है। तो ये डिफ्रैक्शन के लिए, विवर्तन के लिए सही कंडीशन बन जाती है कि डी ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा। मतलब जो ऑब्स्टेकल है, जो बाधा है, जो अपर्चर है, जो द्वारक है, उसका जो साइज होता है वो वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो डिफ्रैक्शन ज्यादा एक्यूरेट होता है, विवर्तन ज्यादा सही होता है। 10 लैम्डा तक होता है तब तक भी ठीक है। उससे ज्यादा अगर साइज हो जाता है उस बाधा का, अवरोध का, द्वारक का, छेद का, तो फिर डिफ्रैक्शन विजिबल नहीं होता। जैसे साउंड वेव में बहुत इजीली डिफ्रैक्शन होता है, और लाइट वेव्स में नॉर्मली हम डेली लाइफ में लाइट का विवर्तन नहीं देखते हैं, विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन नहीं देखते हैं। हाँ, तो इसलिए निकल का टारगेट लिया कि इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस है वो और जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए लेते हैं। चलो ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इस फिलामेंट में एक फिक्स करंट फ्लो हो रही है, उस फिक्स करंट से मान लो कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड निकल रहे हैं कैथोड प्लेट से। इस कैथोड प्लेट से 100 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड निकल रहे हैं। उन 100 इलेक्ट्रॉन में से कुछ एक तो चलो यहाँ रुक गए, कुछ एक रुक गए। और मान लो कि 50 इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ आ रही है, 50 इलेक्ट्रॉन की एक किरण यहाँ आ रही है, ऐसे यहाँ टकराती है। अब उन 50 में से डिफ्रैक्ट होके, विवर्तित होके या स्कैटर होके कोई गया इधर, कोई इलेक्ट्रॉन गया इधर, कोई इलेक्ट्रॉन गया इधर, कोई इलेक्ट्रॉन गया इधर, सब तरफ ये बिखर जाते हैं, सब तरफ बिखर जाते हैं। थोड़ा इसको कचरा ज्यादा हो गया। तो इस तरह से यहां से टकरा के इनको बिखरना है, इधर उधर स्कैटर होना है, प्रकीर्णित होना है, प्रकीर्णित होना है। अब ये डी है, जैसे नॉर्मल डी होते हैं ना एंगल पढ़ने के लिए डी, इसमें एंगल्स होते हैं लिखे हुए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से नंबर और एंगल लिखे होते हैं, ठीक है। ये डी है, डी, ओके। ये क्या है? आईसी। ये आईसी है आयोनाइजेशन चैम्बर, आयनन कक्ष है। इस आयनन कक्ष में क्या जादू होता है? कोई जादू नहीं होता। इसमें CO2, SO2 इस तरह की गैसें भरी होती है जो इलेक्ट्रॉन से टकरा के इजीली आयोनाइज्ड हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। बस ये इसके अंदर CO2, SO2 इस तरह की गैसेस भरी होती है और कुछ नहीं होता। तो क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन टकरा के इसमें आएंगे ना, इसमें घुसेंगे, तो वो इस CO2 या SO2 को आयोनाइज कर देंगे। वो जो चार्ज है
इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो यहां से इस जी मीटर में से होके, गैल्वेनोमीटर धारामापी में से होके अर्थ में चले जाएंगे। अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए कि यहां से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो यहां इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगी, जी मीटर की सुई जो है वो ज्यादा करंट बताएगी। और अगर यहां से कम इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कम करंट बताएगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ज्यादा करंट बताएगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कह सकते हैं ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा तीव्रता। और कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता कम है, इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो फिर इस डी का क्या काम है? डी का काम ये है कि ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है ना, आयनन कक्ष, आयनन कक्ष, देखो यहां से 1 वोल्ट को फिक्स कर लिया, फिक्स कर लिया। जैसे मान लो हमने 45 वोल्ट फिक्स कर लिया, ठीक है, 45 वोल्ट फिक्स कर लिया। इधर इसमें से करंट फ्लो हो रही है, कांस्टेंट करंट लगातार फ्लो हो रही है। तो ये हीटर गर्म हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और 45 वोल्ट से वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब उनमें क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन यहां टकरा के और अलग अलग एंगल पे बिखर जाएंगे। इस आईसी से क्या करना है हमें? इस आईसी को सरका के हमें इस किनारे पर करना है, यहां करना है, आईसी को यहां करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं वो जी मीटर में से होके अर्थ में जाएंगे। तो कितनी करंट हुई वो हमने पढ़ लिया। मतलब कितने डिग्री पर, ये जो एंगल है ना ये फाई है, फाई, और ये एंगल है थीटा। तो कितने डिग्री पर कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितनी करंट जा रही है वो हमने जी मीटर से पढ़ लिया। मतलब डिग्री नोट कर लिया और करंट नोट कर लिया। फिर इस आईसी को यहां से सरका के यहां ले आए, यहां लाके इस डिग्री पर कितनी करंट है पढ़ ली। फिर यहां ले आए, इस डिग्री पर कितनी करंट है वो नोट कर ली। फिर यहां ले आए, यहां आके कितनी करंट है वो नोट कर ली। फिर यहां ले आए, यहां लाके, इसका मतलब जो फाई एंगल है वो फाई हम नोट करते गए और जी मीटर में जो करंट है वो नोट करते गए। फाई और करंट नोट करते गए कि 10 डिग्री था तो करंट कितना था, 20 डिग्री पर कितना था, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, या 5 डिग्री बढ़ा दें। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते ये करंट नोट करते गए। ये बात सब किसके लिए है? ये 45 डिग्री जब एनोड वोल्ट है तब के लिए है, 45 डिग्री। तो ये इस तरह से टेबल 1 बढ़ा ली, कंप्लीट कर ली टेबल। ओके, फिर एनोड पर जो वोल्ट है वो बढ़ा के 50 वोल्ट कर लिया। मान लो 50 वोल्ट कर लिया तो क्या होगा? 50 वोल्ट करने से ये होगा कि 50 वोल्ट कर लिया यहां पर। तो फिर इस आईसी को मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि फिलामेंट में जो करंट है आई एफ वो कांस्टेंट करंट रहनी चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो एनोड वोल्ट 45 वोल्ट से बढ़ा के 50 वोल्ट कर लिया। अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, निकल टारगेट से टकरा के, निकल क्रिस्टल से टकरा के ऐसे लौट रही है वापस। तो इस आईसी को वापस यहां पर लाके और इधर से कितने डिग्री पर कितनी करंट फ्लो हो रही है जी मीटर में, फिर कितने डिग्री पर कितनी करंट फ्लो हो रही है जी मीटर में, फिर कितने डिग्री पर कितनी करंट फ्लो हो रही है जी मीटर में। इस तरह से वापस इस तरह से टेबल बना ली। जैसे पहले बनाई थी 45 डिग्री के लिए, वैसे 50 डिग्री के लिए, वैसे ही 55 डिग्री के लिए, वैसे ही 60 डिग्री के लिए, सॉरी वोल्ट के लिए, 45 वोल्ट के लिए, 50 वोल्ट के लिए, 55 का हाफ करना थोड़ा मुश्किल होता है तो 54 वोल्ट ले लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। चलो 54 वोल्ट, 60 वोल्ट, 65 वोल्ट, अलग अलग एनोड वोल्ट बढ़ा के और इस तरह से अलग अलग करंट कितनी है, कितने डिग्री पर कितनी करंट है वो नोट कर लेते हैं। फिर क्या करना होता है? फिर ये जो एंगल है ये और जो इंटेंसिटी है करंट, इसमें जी मीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो, उस करंट में ग्राफ बनाते हैं। इसे कहते हैं पोलर ग्राफ, इसे कहते हैं ध्रुवीय ग्राफ। तो ध्रुवीय ग्राफ बनाते हैं। अब थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं इसको साफ कर दूं एक बार, ठीक है। पोलर ग्राफ यानी ध्रुवीय ग्राफ ये बताएगा कि कितने डिग्री पर किस वोल्ट पर कहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी मतलब जी मीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो, जी मीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो इंटेंसिटी को बता रही है। जी मीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो इंटेंसिटी को ही बता रही है, ठीक है। तो ये साफ करके अब आगे शुरू करूं मैं। आप डायग्राम को देखो, समझने की कोशिश करो। हाँ, डायग्राम को देखो, डायग्राम क्या बता रहा है, क्या पल्ले पड़ रहा है, अपने क्या समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये साफ तो काफी कुछ कर दिया। चलो ठीक है, अब ये बताता हूं आगे का खेल। हाँ, अब हम बनाएंगे पोलर डायग्राम, पोलर ग्राफ बनाएंगे। पोलर ग्राफ कैसा होगा? ये देखो कुछ ऐसा होगा, पोलर ग्राफ ऐसा होगा।
नॉर्मल बता रहा हूँ एक, जैसे ये वाई एक्सिस होती है वैसे ही, ये एक्स एक्सिस होती है वैसे ही, ये तो इधर हम दिखाएंगे। और वैसे पोलर डायग्राम में ऐसा नहीं होता कि इस एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं उस एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं। तो ये ग्राफ जो बना रहे हैं हम, सपोज 45 वोल्ट जो है एनोड वोल्ट, एनोड वोल्ट मतलब ये वाला एनोड का वोल्ट 45 वोल्ट है तब के लिए बना रहे हैं। ऐसे करना होगा कि जब 10 डिग्री थी तो इंटेंसिटी क्या थी, जब यहां से 10 डिग्री एंगल था तो इंटेंसिटी क्या थी वो नोट कर ली। फिर यहां से 15 डिग्री एंगल था तो इंटेंसिटी क्या थी, फिर यहां से 20 डिग्री एंगल था तो इंटेंसिटी क्या थी, फिर यहां से आगे एंगल था तो इंटेंसिटी क्या थी। इस तरह से इंटेंसिटी के हिसाब से ये लेंथ लेनी होती है। इधर तो लेते हैं एंगल फाई, और इंटेंसिटी के हिसाब से स्केल, प्रॉपर स्केल सपोज करके और एक ग्राफ बनाते हैं। तो वो ग्राफ इस तरह से, जैसे मान लो एक रफली आइडिया बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो इस तरह ग्राफ, इस तरह से ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि इस एंगल पर, उस 45 वोल्ट पर, इस एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, अधिकतम तीव्रता है, अधिकतम तीव्रता मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो हुई इस सी मीटर में से। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जब होती है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, प्रथम कोटि का विवर्तन। प्रथम कोटि का विवर्तन कब होता है, जब वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का जो वो पथ डिफरेंस 1 लेमडा के इक्वल होता है तब। पिछले पेज पर हमने लिखा था कि जो डेल्टा इक्वल एन लेमडा है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। और यहां डेल्टा जो होगा वो 2d साइन थीटा इक्वल एन लेमडा होगा। एन है कि फर्स्ट मैक्सिमा है या सेकंड मैक्सिमा है या थर्ड मैक्सिमा है। तो फर्स्ट मैक्सिमा मतलब प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट के लिए एन की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से लेमडा आ जाएगा, लेमडा इक्वल 2d साइन थीटा, इससे आ जाएगा। थीटा हम कह रहे हैं ये यूज होगा, थीटा एंगल ऑफ बैलेंस, थीटा ये वाला यूज होगा, ये माइनस होगा। तो ये फाई एंगल, और फाई का हाफ 90 में से माइनस करेंगे तो थीटा में आ जाएगा ये एंगल ऑफ प्लस, मतलब सरफेस के साथ कितना एंगल बन रहा है वो। तो ये जैसे हमने ग्राफ बनाया है 45 डिग्री के लिए, ये ग्राफ बनाया है 45 डिग्री के लिए, इसी तरह से 45 वोल्ट के लिए, इसी तरह से 50 वोल्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे, 54 वोल्ट के लिए बनाएंगे, 60 वोल्ट के लिए, 65 वोल्ट के लिए, वोल्ट के लिए हम ग्राफ्स बनाएंगे। तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट देंगे। चलो नए पन्ने पर बना लेते हैं। ऐसे देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता नहीं आ रहा, तो मिटाते हैं। हाँ, तो यहां से ये तो स्ट्रेट लाइन फिर भी नहीं बन रही। चलो टाइम खराब नहीं करें, बनाए इसको जैसा है, लाइन तो स्ट्रेट होनी चाहिए। हाँ, तो ये पोलर डायग्राम बना रहे हैं हम, पोलर ग्राफ बोलते हैं इसको, पोलर ग्राफ। वो पोलर ग्राफ जो है वो सही ढंग से नाप तोल के बनाया जाए तो इस तरह से बनता है। इस तरह से बनता है, मतलब ये जो डिग्री है स्कैटरिंग एंगल आई, इस डिग्री पर इतनी करंट आई, इस डिग्री पर इतनी करंट आई, इस डिग्री पर इतनी करंट आई। ये फाई है, वो जो स्कैटरिंग एंगल था फाई, वो प्रकीर्णन कोण। और इस डिग्री पर इतनी करंट आई। तो देखो ये भी मैक्सिमा है, उच्चिष्ट है मैक्सिमा, ये भी उच्चिष्ट है, ये भी उच्चिष्ट है, यहां फिर एक उच्चिष्ट बनेगा ऐसे करके, ये भी उच्चिष्ट है मैक्सिमा बनेगा इस तरह से। वैसे कॉमनली क्या है, हम ग्राफ को ऐसे करके सिर्फ एक ऐसा ही बना के छोड़ देते हैं, बस एक ही मैक्सिमा लेते हैं, ऐसे एक मैक्सिमा ही लेते हैं कि बस ये मैक्सिमा इतने एंगल पर हो गया, वो लेते हैं। तो ऐसे
इस तरह से कितने वोल्ट पर, कितने फाई एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त हुई, वोल्ट कितना था। सपोज हम 54 वोल्ट लेते हैं, 54 वोल्ट लेते हैं और ये एंगल था सपोज, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग बातें होगी। तो सपोज ये एंगल हमने लिया, मैक्सिमम जब लिया नहीं वो आया अपने आप कि 54 वोल्ट पर मैक्सिमम जो इंटेंसिटी आई, मैक्सिमम जो करंट आई जी मीटर में, वो आई थी जब स्कैटरिंग एंगल था, जब आई सी था करीब 60 डिग्री पर। चलो ठीक है, मान लेते हैं 60, ठीक है 60 डिग्री। तो 60, चलो 64 ले लेते हैं, थोड़ा समझने में इजी रहेगा। तो अब क्या होगा, थीटा जो होता है वो क्या होगा, थीटा होगा 90 माइनस पाई अपॉन 2, बोले तो 90 माइनस 64 अपॉन 2, 90 माइनस 64 अपॉन 2, तो 90 माइनस 32 यानी कि 58 डिग्री, ठीक है 58 डिग्री, ये थीटा आ गया और ये वोल्ट आ गया। इस वोल्ट का यूज करके और जो डी ब्रोगली वाला फार्मूला था, उस फार्मूले से हम निकालेंगे वो वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला क्या था रेडीमेड, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो वी की जगह क्या रखना है यहाँ पर 54। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये 1 पॉइंट कितना आता है, देख लेते हैं अभी देख लेते हैं। ये कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ऊपर है 12.27 और डिवाइड करते हैं इसको 54 का रूट, 54 का रूट, ये आया 1.666, 1.666 हो गया ऑलमोस्ट, ये 1.66 हो गया, 1.66 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। 54 वोल्ट से जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, एक्सीलरेटेड है, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना आ गया। और यही ब्रैग वाले फार्मूले से निकाला, ब्रैग डिफ्रैक्शन का फार्मूला ये था 2d sin थीटा इक्वल n लैम्डा। n लैम्डा मतलब जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है उसे बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट, उसे बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा, इसे बोलते हैं थर्ड मैक्सिमा, इस तरह से। तो फर्स्ट मैक्सिमा जब होगा, और ये जो निकल टारगेट के लिए जो डी होता है ये 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, और साइन क्या आएगा 58 डिग्री, 58 डिग्री, एंड फर्स्ट ऑर्डर का है मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो 1 लैम्डा होगा। ये 58 डिग्री हमने यहाँ निकाला था, वो रहा 58 डिग्री जो निकाला था ना, वो ये 58 डिग्री। तो इससे लैम्डा क्या आएगा, ये सारे कैलकुलेट करें तो ये 1.82 इंटू साइन 58, ये आएगा लैम्डा। ये भी चलो आपके सामने करके देख लेते हैं। ये बनेगा 1.82 इंटू 58 का साइन, ये आया 1.54, 1. ये सारा सॉल्व करने के बाद 1.54 आ रहा है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। जितना ये ज्यादा एक्यूरेटली करेंगे, देखो वैसे यहाँ क्या आया था 1.66, यहाँ क्या आया 1.54, ऑलमोस्ट इक्वल तो कह सकते हैं। लेकिन अगर सही मेजरमेंट करते तो शायद ये 65 डिग्री पर मैक्सिमम नहीं आता। सही मेजरमेंट करते तो हो सकता है कि ये 52 डिग्री पर या 54 डिग्री पर मैक्सिमम आता। अगर यहाँ 52 या 54 डिग्री होता, यहाँ 50, मान लो सपोज यहाँ 50 होता, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, हमने 64 लिया था, इसकी बजाय अगर हम यहाँ 54 लेते, मतलब जब वो एक 54 वोल्ट से एक्सीलरेटेड है इलेक्ट्रॉन, तब सपोज 50 वोल्ट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम करंट जी मीटर में थी, तो यहाँ क्या होता, फिर यहाँ 50 होता, 50/2 मतलब ये 25, 90 में 25 मतलब 65, और यहाँ रखते अगर 65 तो क्या आता, यहाँ 65 रखते तो क्या आता, 65 रखते तो क्या आता, ये 1.5
82 इंटू 65 का साइन, ये बना 1.64, ये बना 1.64, तो ये बन जाता 1.64 एंगस्ट्रॉम। तो जब एग्जैक्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इस तरह से रिजल्ट आया। इसका मतलब डी ब्रोगली वाले फार्मूले से भी वही वेवलेंथ आ गया, और ब्रैग डिफ्रैक्शन, ब्रैग का जो फार्मूला था उसे भी ये आ गया। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि डी ब्रोगली जो कह रहा है वो सही है, डी ब्रोगली जो कह रहा है वो सही है। ये देखिए, इस चीज को गौर से समझिए, और आपके कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर, ये जो नीचे चल रहा है ना व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर पूछ लो। तो इस तरह से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और नेक्स्ट लेसन में हम इलेक्ट्रॉन एटम की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, वही छोटा सा और समझने वाला चैप्टर है, समझाऊंगा, वो शुरू करूंगा, जल्दी डालता हूं। जैसे आज अजय कसवा ने ये डाला है कि आप लेसन बहुत कम दिनों से डाल रहे हो, तो आप मुझे एक्साइट करते रहोगे तो पता लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, मैं जल्दी जल्दी डालता रहूंगा। नहीं तो मैं भी आलसी हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ स्टूडेंट इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, तो चलो आलसी हो जाते हैं अपने भी। ठीक है,